प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। मैं प्राध्यापक शांतिलाल बिश्नोई आपके अपने यूट्यूब चैनल एसएलबी हिंदी ट्रिकी पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। फिर विद्यार्थियों आज हम पढ़ेंगे हिंदी साहित्य की द्वितीय पाठ्य पुस्तक मंदाकिनी का अध्याय नंबर 1 हिंदी गद्य का विकास। हिंदी गद्य का विकास किस प्रकार हुआ, हिंदी गद्य की विकास यात्रा किस प्रकार रही, तो इसके अंतर्गत हम सबसे पहले पढ़ते हैं गद्य का स्वरूप। गद्य के स्वरूप हम पढ़ें तो संस्कृत साहित्य शास्त्र में गद्य को गद्य काव्य अर्थ के रूप में ग्रहण किया गया है। यानी गद्य है, इसको संस्कृत में गद्य काव्य कहकर संबोधित किया गया है। इसीलिए भामह, दंडी, वामन से लेकर विश्वनाथ तक सभी आचार्यों ने गद्य के प्रभेदों में यानी उसके भेद किए, उसमें आख्यायिका, वृत्त और कथा आदि का उल्लेख किया है। भामह ने गद्य को प्रकृत, अनाकुल और श्रव्य शब्दार्थ पदवृत्ति का है, तो ये परिभाषा भामह ने दी और उन्होंने अपने ग्रंथ काव्यालंकार में ये परिभाषा दी। दंडी ने अपाद गण मात्रा रहित किसको कहा? गद्य को कहा। उन्होंने अपनी पुस्तक काव्यादर्श में ये बात कही। वामन ने परिभाषा न देकर उसकी विशेषताओं को दुर्गे मतलब जिसको समझना बहुत कठिन हो, और उसकी रचना को गठित बताते हुए क्या कहा? गद्य कवि नाम निकष वदंती, यानी गद्य को कवियों की कसौटी कहते हैं। ये बात किसने कही? ये बात कही वामन महोदय ने। उदाहरण देकर साहित्य में गद्य की महत्ता का निर्देश किया है और ये बात उन्होंने काव्यालंकार सूत्रवर्ती जो उनका ग्रंथ है उसमें कही है। साहित्य दर्पण जो विश्वनाथ की रचना है, उन्होंने भी साहित्य इसमें गद्य की कोई परिभाषा नहीं दी थी, केवल उसे काव्य कहकर उसके 4 भेद बताए थे। किसके? गद्य के। और उन्होंने 4 भेद कौन से कहे? उन्होंने कहा गद्य के 4 भेद है मुक्तक, वृत्तगंधी, उत्कलिका प्राय और चूर्णक। मुक्तक है वो समास रहित होता है, ये बात उन्होंने कही। उन्होंने कहा कि वृत्तगंधी में छंद की गंध आती है, क्योंकि वृत्त शब्द छंद के लिए आता है, अर्थात उसके वाक्यों और काव्यांशों में प्राय छंदों के गण मात्रा का विधान पाया जाता है। उत्कलिका प्राय क्या है? उत्कलिका प्राय गद्य दीर्घ समास युक्त यानी बड़े बड़े समासों से युक्त होता है, और चूर्णक में छोटे छोटे समासों का प्रयोग किया जाता है। तो ये बात किसने कही? ये बात साहित्य दर्पण में विश्वनाथ ने कही। तो बहुत बढ़िया प्रश्न है कि विश्वनाथ ने गद्य को किस प्रकार परिभाषित किया और उसके कौन कौन से भेद बताए और किस भेद में क्या होता है। विश्वनाथ ने गद्य के अंतिम 3 भेद वामन के भेद है उनके आधार पर किए, और मुक्तक नाम है वो वामन ने नहीं दिया, जबकि विश्वनाथ ने वो चौथा भेद माना है। अब बात करते हैं काव्य अलंकार सूत्रवर्ती में गद्य इन भेदों की, जिन्हें शैली का भेद समझना चाहिए, किंचित अधिक स्पष्ट मिलती है। पद्य भाग से युक्त और उसके समान प्रतीत होने वाला गद्य जिसमें वृत्त या छंद की गंध मिली हो उसे वृत्तगंधी होता है। दीर्घ समास से रहित और ललित यानी सुंदर पदों से युक्त जो गद्य है वो चूर्ण कहलाता है, और इसके विपरीत दीर्घ समास युक्त और उद्धित पदों से युक्त गद्य को उत्कलिका प्राय कहते हैं। यह बात काव्यालंकार सूत्रवृत्ति में 1, 3, 22 और 25 इन दोहों में आई है। हिंदी साहित्य कोश में भी यदि बात करें तो भाग 1 में ये बात लिखी गई है, जो पृष्ठ संख्या 253 से 254 तक है। संस्कृत साहित्य में कथा, आख्यान आदि के लिए गद्य का ही उपयोग बताया गया है। कथात्मक साहित्य के अतिरिक्त विचारात्मक लेखन के लिए गद्य के साहित्य प्रयोग तथा शास्त्रीय और वैज्ञानिक विषयों के लिए उसके व्यवहारिक उपयोग की ओर संकेत नहीं किया गया है। गद्य की यदि हम सबसे सरल और सटीक परिभाषा देखें तो वह कुछ इस प्रकार होगी कि गद्य की सबसे सरल, व्यापक और सर्वमान्य परिभाषा यही हो सकती है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। यदि गद्य की परिभाषा पूछ ले
कि जिस शब्दार्थ युक्त यानी शब्द और अर्थ से युक्त भाषा का साधारण बातचीत में उपयोग किया जाता है वही गद्य है। यानी हम आम बोलचाल में जिस प्रकार की भाषा का प्रयोग करते हैं वही गद्य है। इससे भिन्न पद्य में असाधारण भाषा का प्रयोग होता है। तो गद्य और पद्य में क्या अंतर है, ये भी एक बहुत बढ़िया प्रश्न बन रहा है। इसमें विशेष प्रकार के क्रमबद्ध ताल और लय की योजना के लिए वाक्यगत शब्दों के साधारण क्रम में परिवर्तन करना पड़ता है। इसके अतिरिक्त गद्य का लक्ष्य वो सहज होता है, सरल होता है, सीधा होता है और निश्चित किसी प्रयोजन से युक्त होता है। भामह के शब्दों में प्रकृति और अनाकुल शब्दार्थ को प्रेषित करना है। पद्य का भी व्यवहार निश्चित प्रयोजन के लिए ही हो सकता है। वस्तुतः प्राचीन भारतीय शास्त्र और विज्ञान के विषय में पद्य लिखे जाते थे, परंतु उसमें सर्वत्र शब्दार्थ की सरलता और सीधापन सुरक्षित नहीं रह पाता था, क्योंकि शब्दों की क्लिष्टता के कारण ऐसा संभव नहीं हो पाता। शब्दों की क्लिष्टता और छंदोबद्ध योजना के लिए उसमें कृत्रिमता, भंगिमा और वक्रता का आ जाना स्वाभाविक है। अतः गद्य और पद्य का भेद स्पष्ट है। तो गद्य और पद्य में क्या भेद है? काव्य की सौंदर्य वृत्ति से सर्वथा अलग रहकर भी दोनों समानुरूप नहीं हो सकते। उनके रूप और प्रकृति का अंतर निर्विवाद है, उनमें अंतर है। इस दृष्टि से पद्य और काव्य में अंतर किया जाता है, परंतु जैसा कि साधारणतः होता है, यदि काव्य को अनिवार्यतः पदबंध न मान लिया जाए तो गद्य और काव्य में कोई विभाजन रेखा खींची नहीं जा सकती, क्योंकि अनिवार्यतः पदबद्ध होता है। उसमें कई प्रकार की शब्द योजनाओं का ध्यान रखना पड़ता है। काव्य के अनेक रूप है, वो गद्य में रचे जाते हैं। फिर भी गद्य रचना के बाह्य रूप का ही नहीं, उसकी आंतरिक प्रकृति का भी द्योतक होता है। हम अनेक पदबद्ध काव्य कृतियों को गद्यात्मक कहते हैं, क्योंकि उसमें संवेदनशीलता की अपेक्षा बोध वृत्ति की प्रधानता होती है। तो गद्य है, उसमें बोध वृत्ति की प्रधानता होती है, जबकि पद्य भाग है, काव्य है, उसमें संवेदनशीलता की। गद्य मुख्यतः बोध, व्याख्या, तर्क, वर्ण और कथा के क्षेत्रों में ही सीमित है। प्रयोग की दृष्टि से गद्य का साधारण रूप वह है जो व्यवहारिक प्रयोग में आता है। तो प्रयोग की दृष्टि से गद्य का साधारण रूप कौन सा है जो व्यवहारिक प्रयोग में आता है? दो व्यक्तियों के बीच सामान्य बातचीत से लेकर बड़ी बड़ी गोष्ठियों, सभाओं के कलापूर्ण प्रभावशील भाषणों तक, कुशल सेन संबंधी साधारण पत्र व्यवहार से लेकर शास्त्र और विज्ञान के विविध विषयों के विश्लेषण, विवेचन, अनुशीलन और अनुसंधान पूर्ण प्रबंधों तक, बड़े बड़े धर्माचार्यों के उपदेशों से लेकर कथा वाचनों से लेकर चबूतरे पर बैठकर परस्पर गप लगाने तक में गद्य के व्यवहारिक स्वरूप का प्रयोग किया जाता है। तो बहुत बढ़िया प्रश्न है, गद्य का व्यवहारिक प्रयोग कहाँ कहाँ होता है? इन सब गतिविधियों में गद्य के अनेक रूपों का प्रयोग होता है। इन अनेक रूपों को एक परिभाषा में बांधना सरल नहीं है। साधारण जीवन में प्रयोग के साथ ही गद्य का उपयोग रचनात्मक लेखन में भी पूरी तन्मयता के साथ होता है। अभिव्यक्ति का जितना प्रभावशाली रूप गद्य है, उतना पद्य भी है। अभिव्यक्ति का जितना प्रभावशाली रूप पद्य है, उतना ही गद्य है। इतना ही नहीं, विश्व के अनेक विषय ऐसे हैं जिनका विश्लेषण और अनुशीलन गद्य में ही संभव है, पद्य में नहीं है। इसलिए गद्य हमारे सांस्कृतिक जीवन की पहचान है। कैसे? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। गद्य हमारे सांस्कृतिक जीवन की पहचान है कैसे? आधुनिक काल से पूर्व हिंदी में गद्य इतना कम विकसित और अविकसित दशा में मिलता है। आधुनिक काल से पहले गद्य ज़्यादा विकसित नहीं था। हिंदी के जो अपन आदिकाल, मध्यकाल और आधुनिक काल मानते हैं, तो आधुनिक काल से पहले आदिकाल और मध्यकाल है, उसमें गद्य का विकास नहीं हुआ था। उसे प्राय नगण्य सा समझा जा सकता है। पुराने समय में हिंदी में गद्य का विकास क्यों नहीं हो पाया, इसका कारण खोजने का भी विद्वानों ने प्रयास किया है। कुछ विद्वानों का मानना है कि भारत की लगभग हर भाषा के साहित्य का आरंभ पद्य रचना से हुआ है। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है।
और अतः हिंदी में ऐसा होना भी स्वाभाविक था। इस कारण हिंदी में गद्य का विकास नहीं हुआ। तो गद्य पहले आया या पद्य? तो निर्विवाद रूप से पद्य की शुरुआत सबसे पहले हुई है और पद्य के बाद आया है गद्य। कुछ विद्वान यह भी सोचते हैं कि हिंदी साहित्य पर संस्कृत साहित्य का व्यापक प्रभाव पड़ा और हिंदी साहित्य ने काफ़ी कुछ संस्कृत साहित्य से लिया, इसलिए संस्कृत की तरह यहाँ भी पद्य रचना को अधिक आश्रय मिला। किंतु यह धारणा भ्रामक है, भ्रम फैलाने वाली है, क्योंकि संस्कृत में काव्य शब्द का प्रयोग गद्य और पद्य दोनों के लिए होता था तथा गद्य को कवियों की कसौटी समझा जाता था। जो गद्य लिखने वाला कवि होता था उसको निपुण माना जाता था। साथ ही प्राचीन काल में संस्कृत में उच्च कोटि का गद्य लिखा गया है। हिंदी में गद्य के विकसित न होने का कारण शायद यह रहा। अब हिंदी में गद्य विकसित क्यों नहीं हुआ, इसके क्या क्या कारण रहे? तो कारण यह रहा कि आदिकाल, भक्तिकाल और रीतिकाल, ये 3 काल है। इनमें हमारे यहाँ जीवन का दृष्टिकोण बौद्धिकता परक था या यथार्थवादी या वस्तुवादी या व्यवहारिक, ये नहीं रहा होगा। बौद्धिकता परक नहीं रहा होगा, यथार्थवादी नहीं रहा होगा, वस्तुवादी नहीं रहा होगा और व्यवहारिक नहीं रहा। जबकि गद्य के विकास के लिए इस प्रकार की जीवन स्थितियाँ आवश्यक है। बहुत ही बढ़िया प्रश्न कि गद्य के विकास के लिए किस प्रकार की जीवन स्थितियों का होना आवश्यक है। तो वह है पहली बौद्धिकता, दूसरी यथार्थवाद, तीसरी वस्तुवाद और चौथी व्यवहारिक। इन चीज़ों का गद्य के लिए होना बहुत जरूरी है। आधुनिक काल से पूर्व हिंदी गद्य बहुत विकसित नहीं था। जब हम आधुनिक हिंदी गद्य के विकास पर दृष्टि डालते हैं तो एक बात स्पष्ट हो जाती है कि हिंदी गद्य के विकास में ईसाई प्रचारकों ने काफ़ी योगदान दिया। बहुत बढ़िया प्रश्न ये बनेगा कि हिंदी गद्य के विकास में सबसे बड़ा योगदान किसका था? तो वह किसका था? ईसाई प्रचारकों का। मतलब इन्होंने अपने धर्म के प्रचार के लिए अनेक प्रकार के पत्र निकाले, अनेक प्रकार के संदेश दिए, क्योंकि वे भारतीय जनता पर उसी की भाषा में अच्छी तरह पहुंच सकते थे। राजा राम मोहन राय और उनके द्वारा स्थापित ब्रह्म समाज ने भी हिंदी गद्य के विकास में योगदान दिया। तो प्रश्न ये भी बनता है कि हिंदी गद्य के विकास में राजा राम मोहन राय और ब्रह्म समाज का क्या योगदान था? उन्होंने वेदांत सूत्रों के द्वारा, राजा राम मोहन राय ने वेदांत सूत्रों का हिंदी गद्य में अनुवाद करवाया और बंगदूत नाम से हिंदी में एक पत्रिका भी निकाली। किसने? राजा राम मोहन राय ने। इसी काल में हिंदी में पत्र पत्रिकाओं का प्रकाशन प्रारंभ हुआ। 1826 ईस्वी में पंडित जुगल किशोर शुक्ल ने एक पत्र निकाला जिसका नाम था उदंड मार्तंड, और ये पत्र कानपुर से निकलता था। इसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए बनारस अखबार, जो राजा शिव प्रसाद के संपादकत्व में निकला, सुधाकर, जो तारामोहन मिश्र के संपादकत्व में निकला, बुद्धि प्रकाश, जो मुंशी सदा सुखलाल के संपादन में निकला, आदि अनेक पत्र निकले जिन्होंने हिंदी गद्य की परंपरा को समृद्ध किया। तो पत्र पत्रिकाओं की हिंदी गद्य को आगे बढ़ाने में क्या भूमिका रही, यह भी प्रश्न बनता है। अब आधुनिक हिंदी गद्य का सही विकास माने तो वो किन के समय हुआ? भारतेंदु हरिश्चंद्र। यह इस पाठ का सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है कि हिंदी गद्य का विकास वास्तविक अर्थ में यदि शुरू हुआ है तो वह भारतेंदु हरिश्चंद्र के उदय के साथ हुआ है। भारतेंदु ने अपनी गद्य शैली को अत्यंत व्यवहारिक और समय की आवश्यकता के अनुरूप ढाला। उन्होंने हिंदी को न तो संस्कृत तत्सम शब्दावली से बोझिल होने दिया और न ही उन्हें उर्दू और फारसी के शब्दों के सार्थक प्रयोग को हतोत्साहित किया। मतलब न तो संस्कृत की शब्दावली अधिक आने दी और न ही उर्दू और फारसी के शब्दों को उन्होंने रोका। उन्होंने विषय वस्तु, भाव विशेष, रूप विशेष के अनुसार विभिन्न प्रकार की शैलियों का प्रयोग किया। परिणय, विरह और शोक के प्रसंगों में उनकी शैली अत्यंत कोमल और मधुर हो जाती है, तो हास्य के प्रसंगों में उनकी बोली है वो चुलबुलेपन से युक्त हो जाती है। वस्तुतः भारतेंदु भाषा के मर्म को समझने वाले प्रतिभाशाली रचनाकार थे तथा उसे विषय, भाव और प्रसंग के अनुसार वो ढालने में माहिर थे। भारतेंदु जी के समकालीन
राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद, राजा लक्ष्मण सिंह ऐसे लेखक रहे हैं जिन्होंने हिंदी गद्य के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। तो हिंदी गद्य के विकास में किन किन साहित्यकारों का महत्वपूर्ण योगदान रहा, तो ये भी प्रश्न यहाँ पे क्लियर होता है। भारतेंदु युग के अन्य लेखकों में देवकीनंदन खत्री, बाल मुकुंद गुप्त, बालकृष्ण भट्ट, प्रताप नारायण मिश्र, श्री निवास दास, राधा कृष्ण दास, राधाचरण गोस्वामी, बद्रीनाथ चौधरी, प्रेमघन जिनको प्रेमघन नाम से जाना जाता है, सरदाराम फिलोरी, किशोरीलाल गोस्वामी और लज्जाराम मेहता आदि ने भी उल्लेखनीय रचना कर्म तथा हिंदी गद्य की परंपरा को समृद्ध किया। तो ये प्रश्न भी इस प्रकार का बनता है कि हिंदी गद्य को समृद्ध करने में भारतेंदु काल के किन किन लेखकों का योगदान रहा है। इन लेखकों ने गद्य की अनेक विधाओं को लिखा और हिंदी के प्रचार और प्रसार को अपने रचना कर्म का लक्ष्य भी बनाया। उस काल में देवकीनंदन खत्री ने चंद्रकांता और चंद्रकांता संतति का प्रकाशन किया, जो उस समय की एक महत्वपूर्ण घटना थी। लोगों ने इन उपन्यासों को पढ़ने के लिए हिंदी सीखी और ये हिंदी गद्य की शक्ति का प्रमाण है। बाल मुकुंद गुप्त, बालकृष्ण भट्ट, प्रताप नारायण मिश्र ने उच्च कोटि के निबंध लिखकर इस विधा को गरिमा प्रदान की। इस काल में हिंदी गद्य के विकास में आर्य समाज का आंदोलन है, उसकी भी महत्वपूर्ण भूमिका रही। ये इस पाठ का दूसरा सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है कि हिंदी गद्य के विकास में आर्य समाज की क्या भूमिका रही। इस आंदोलन ने धर्म, समाज, शिक्षा और साहित्य आदि क्षेत्रों में एक वैचारिक क्रांति की। आर्य समाज ने विशेषकर उत्तर भारत में बौद्धिक चेतना को झकझोरा। बौद्धिक चेतना का संबंध गद्य से सीधा होता है। तो हमने पहले पढ़ा कि गद्य के लिए बौद्धिकता का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि विचार विमर्श, तर्क वितर्क और चिंतन मनन के लिए जो बौद्धिक प्रयास होते हैं वे गद्य में ही संभव है। स्वयं दयानंद सरस्वती ने अपने पुस्तक या अपने ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश हिंदी में लिखी, जिसमें उन्होंने वैदिक धर्म की व्याख्या के बाद विभिन्न वेद विरोधी धर्म संप्रदायों का खंडन किया। या हम यह कहना चाहते हैं कि आर्य समाज ने अपने सुधार कार्यों के माध्यम से हिंदी गद्य में बहुत बड़ा योगदान दिया। तो आर्य समाज और दयानंद सरस्वती का हिंदी गद्य के विकास में क्या योगदान था। आर्य समाज के प्रभाव के कारण ही हिंदी में अनेक जीवन चरित्रों, इतिहास ग्रंथों, साहित्य ग्रंथों, धार्मिक ग्रंथों और शास्त्रीय ग्रंथों की रचना संभव हुई। आर्य समाज के प्रभाव से ही हिंदी में अनेक पत्र पत्रिकाएं भी प्रकाशित हुई। अब इस पाठ का तीसरा महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि हिंदी गद्य के विकास में महावीर प्रसाद द्विवेदी की क्या भूमिका रही। तो हिंदी गद्य के क्षेत्र में आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने नई गति प्रदान की। हिंदी का प्रचार और प्रसार और हिंदी के स्वरूप स्तरीकरण जैसे द्विवेदी जी के जीवन का लक्ष्य था। यानी हिंदी गद्य की भाषा का परिमार्जन यदि किसी ने किया, उसके नियम निर्धारण किए, उसको शुद्ध बनाया, तो वो बनाया महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। उन्होंने 1900 ईस्वी में तो महावीर प्रसाद द्विवेदी ने 1900 ईस्वी में सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन प्रारंभ किया। एक समय सरस्वती पत्रिका भारत की हिंदी चेतना की सबसे सशक्त मंच बन गई थी। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने अपने समकालीन लेखकों को प्रेरित करके नए नए विषयों पर लेख लिखवाए। उन्होंने इस बात पर बल दिया कि हिंदी की प्रगति तभी संभव है जब उसमें विज्ञान, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र और तकनीकी जैसे विषयों में साहित्य उपलब्ध हो। हिंदी के गद्य के संबंध में उन्होंने एक रूपता, व्याकरण के दोष परिष्कार और शब्दों के उपयुक्त प्रयोग पर भी पूरा ध्यान दिया। तो ये सबसे बड़ी भूमिका ये थी उनकी, महावीर प्रसाद द्विवेदी की, कि उन्होंने एक रूपता, व्याकरण के दोष परिष्कार और शब्दों के उपयुक्त प्रयोग पर उन्होंने पूरा ध्यान दिया। हिंदी गद्य का प्रौढ़तम रूप महावीर प्रसाद द्विवेदी और उनके प्रवर्ती यानी बाद के लेखकों की रचनाओं में मिलता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के निबंधों में जहाँ विवेचन शैली की गंभीरता का
सर्वोत्कृष्ट रूप हमें दिखाई देता है। वहीं जयशंकर प्रसाद, प्रेमचंद, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी और महादेवी वर्मा की शैली में गद्य की सरसता, चित्रात्मकता और कलात्मकता के श्रेष्ठ उदाहरण मिलते हैं। वस्तुतः आज का हिंदी गद्य विषय क्षेत्र की व्यापकता, साहित्य रूपों की विविधता और गद्य शैली की प्रौढ़ता की दृष्टि से अत्यंत गंभीर, व्यापक और समृद्ध है। अब हम पढ़ते हैं हिंदी की प्रमुख गद्य विधाएं। कौन कौन सी हिंदी की प्रमुख गद्य विधाएं हैं, तो उनके बारे में हम यहाँ पे पढ़ते हैं। बहुत बढ़िया प्रश्न बनेगा। कई बार कहानी और एकांकी में अंतर पूछा जाता है, कई बार रेखा चित्र और संस्मरण में पूछा जाता है, कई बार आत्मकथा और जीवनी में पूछा जाता है, तो बहुत बढ़िया प्रश्न बनेंगे। द्विवेदी युग में हिंदी गद्य का पर्याप्त परिष्कार हुआ। अनेक प्रकार की गद्य विधाएं भी विकसित हुई। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद विविध विकसित राष्ट्रों के साथ सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक संपर्क बढ़ जाने से हिंदी साहित्य में नए नए तत्व विकसित हुए। गद्य शैली और गद्य विधा का प्रयोग और विकास भी बड़ी तीव्रता से हुआ। उस समय देश आज़ाद हुआ था, तो औद्योगिकरण, महानगरीय सभ्यता, बदले हुए मानसिक परिवेश और परिवर्तित राजनीतिक व्यवस्था के कारण इस काल में साहित्य की विविध गद्य विधाओं का अलग अलग परिचय ही अधिक सुगम और स्पष्ट बन पाएगा। तो सबसे पहले है कहानी। कहानी इस युग की सबसे सशक्त विधा है। इस युग की, आधुनिक युग की सबसे मजबूत विधा है तो वह कहानी है, जिसका विकास बहुत तीव्रता से हुआ। इसकी परंपरा अत्यंत प्राचीन है। भारतीय इतिहास में इसका प्राचीनतम रूप ऋग्वेद में बताया गया है। तो कहानी का प्राचीनतम रूप कहाँ मिलता है? ऋग्वेद में। इसका स्वरूप निरंतर बदलता रहा। कहानी में जीवन की किसी एक घटना का चित्रण रहता है, यह इसकी विशेषता है। कहानी में किसी जीवन की एक घटना का चित्रण रहता है। मानव चरित्र के किसी एक बिंदु को प्रकाशित करना कहानी का लक्ष्य होता है। तो कहानी में मुख्य बात यही है कि जीवन की किसी एक घटना का चित्रण होता है और मानव चरित्र के किसी एक बिंदु को प्रकाशित करना कहानी का लक्ष्य होता है। इसमें कथावस्तु, पात्र, देश काल और परिस्थिति का वर्णन रहता है। मतलब ये कहानी के प्रमुख तत्व है। यह कहानी के प्रमुख तत्व कहे गए हैं। हिंदी में आधुनिक कहानी का जन्म ईस्वी सन 1901 से माना जाता है। इसका उद्भव काल यदि बात करें तो कहानी का उद्भव काल 1901 से 1915, विकास काल 1916 से 1935 और इसका सबसे बढ़िया काल, उत्कर्ष काल वो रहा 1936 से 50 तक, और प्रगति और प्रयोग काल रहा वो 1950 के बाद। इस अंतिम काल में युगीन संक्रमण के दबाव के परिणाम स्वरूप कहानी में तनाव, मूल्यों की हताशा और विविध संदर्भों की कहानियाँ लिखी गई। अब पढ़ते हैं एकांकी क्या है। एकांकी, आधुनिक एकांकी पाश्चात्य साहित्य की देन है। यानी पाश्चात्य साहित्य है, उसके प्रभाव के कारण हिंदी में एकांकी का प्रचलन हुआ। यह नाट्य साहित्य का वह नाट्य प्रधान रूप है जिसके माध्यम से मानव जीवन के किसी एक पक्ष, एक चरित्र, एक कार्य और एक भाव की कलात्मक व्यंजना की जाती है। तो ये कहानी का मुख्य लक्ष्य है। नाटक और कहानी में वही अंतर है जो उपन्यास और नाटक और एकांकी में वही अंतर है जो उपन्यास और कहानी में। तो इसी प्रकार के प्रिय विद्यार्थियों प्रश्न बनते हैं, नाटक और एकांकी में क्या अंतर है, उपन्यास और कहानी में क्या अंतर है। तो नए एकांकी है, उसमें एक पक्ष, एक चरित्र, एक कार्य और एक भाव की कलात्मक व्यंजना होती है, जबकि नाटक में कई अंक, कई चरित्र, कई कार्यों और कई भावों की अभिव्यंजना होती है। कथा वस्तु, पात्र विधान, संवाद, रंग संकेत इसके मुख्य तत्व है। एकांकी में स्थान, काल तथा कार्य के संकलन का निर्वाह आवश्यक माना गया है। क्या? स्थान, दूसरा काल और तीसरा कार्य। ये तीन तत्व, इनको कहा जाता है संकलन त्रय। यहाँ पे संकलन आया ना, तो इनको कहा जाता है संकलन त्रय। तो एकांकी के संकलन त्रय कौन कौन से हैं? वो है स्थान, काल और कार्य। मानव की असंख्य अभिरुचियों के अनुसार एकांकी के जो विषय है वो भी असंख्य है। हिंदी एकांकी का वास्तविक आरंभ 1930
ईस्वी सन 1930 से कहा गया है। सामान्यतः माना जाता है कि जयशंकर प्रसाद की कहानी एकांकी एक घूंट जो 1929 में प्रकाशित हुई, इसको हिंदी की पहली एकांकी होने का गौरव दिया जाता है। पाश्चात्य प्रभाव के कारण हिंदी एकांकी में विषय और शैली की दृष्टि से लगातार परिवर्तन होता रहा है। आधुनिक काल के एकांकी आधुनिक बोध को उजागर करने का प्रयास कर रहे हैं। निबंध। निबंध क्या है? इसका मौलिक अर्थ है बांधना या रोकना। निबंध का अर्थ क्या है? बांधना या रोकना। हिंदी में इसके पर्याय के रूप में प्रबंध भी कहा जाता है, लेख भी कहा जाता है, रचना भी कहा जाता है और प्रस्ताव भी निबंध को कहा जाता है। वास्तव में निबंध उस गद्य रचना को कहते हैं जिसमें लेखक निर्वैयक्तिक ढंग से किसी विषय पर प्रकाश डालता है। तो ये निबंध की सर्वमान्य परिभाषा है कि निबंध उस रचना को कहा जाता है जिसमें लेखक निर्वैयक्तिक ढंग से किसी विषय पर प्रकाश डालता है। निबंध अपने मौलिक अर्थ के विपरीत बंधनहीन होता है। इसमें लेखक स्वच्छंदतापूर्वक अपनी बात कहता है। ये निबंध की विशेषता है। स्वच्छंदता, सरलता, आडंबरहीनता और आत्मीयता निबंध के प्रमुख गुण माने जाते हैं। तो निबंध के प्रमुख गुण कौन कौन से हैं? स्वच्छंदता, सरलता, आडंबरहीनता और आत्मीयता। आधुनिक गद्य युग में निबंध का महत्व अत्यधिक बढ़ गया है। हिंदी निबंध के विकास को 3 कालों में विभाजित किया जाता है। तो सबसे पहले निबंध कब लिखे गए? भारतेंदु काल में, जिसकी समय सीमा 1850 से 1900 ईस्वी। फिर द्वितीय शुक्ल काल जो 1901 से 1947 तक माना गया, और अधुनातन काल जो 1948 के बाद का काल है। अंतिम काल में जो निबंध लिखे गए वो विचार प्रदान, भाव प्रदान, प्रतीकात्मक, मनोवैज्ञानिक, हास्य व्यंग्य प्रदान और वर्ण प्रदान इत्यादि अनेक प्रकार के निबंध लिखे गए। आज हिंदी में निबंध विधा अपने उच्च शिखर पर है। अब बात करते हैं रेखा चित्र। जिस प्रकार कोई चित्रकार थोड़ी सी रेखाओं के द्वारा सजीव चित्र बना देता है। देखिए प्रिय विद्यार्थियों, रेखा चित्र और संस्मरण में अंतर बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। उसी प्रकार थोड़े से शब्दों में किसी वस्तु अथवा घटना का चित्रण कर देना ही रेखा चित्र कहलाता है। जिस प्रकार कोई चित्रकार है वो थोड़ी सी रेखाओं के द्वारा एक सजीव चित्र बना देता है, उसी प्रकार थोड़े से शब्दों से वस्तु अथवा घटना का चित्रण कर देना ही रेखा चित्र कहलाता है। रेखा चित्रकार का मुख्य उद्देश्य अपनी शब्द रेखाओं के द्वारा पाठक में संवेदना जागृत करना होता है। उसमें अनुभूत जीवन का सत्य व्यक्त होता है। रेखा चित्र में एक ही वस्तु, घटना या चरित्र है वो प्रदान होता है, जिससे संबंधित प्रमुख विशेषताओं को उभारा जाता है। रेखा और संस्मरण में विभाजन रेखा खींचना अत्यंत कठिन है। बहुत बढ़िया प्रश्न है। रेखा चित्र और संस्मरण को अलग अलग करना बहुत कठिन है। संक्षेप में रेखा चित्र वस्तुनिष्ठ है और संस्मरण व्यक्तिनिष्ठ है। ये देखिए, ये अंतर है। रेखा चित्र वस्तुनिष्ठ है और संस्मरण व्यक्तिनिष्ठ है। यानी व्यक्तियों के बारे में यदि बात की जाए, उनसे संबंधित यादें ताजा की जाए तो वो संस्मरण है, और वस्तु से संबंधित कोई बात हो तो वो रेखा चित्र है। यथार्थ अनुभूति, संवेदनशील दृष्टि, तटस्थता यानी बिना किसी का पक्ष लिए, और सूक्ष्म निरीक्षण रेखा चित्रकार के आवश्यक गुण है। तो एक रेखा चित्रकार के आवश्यक गुण क्या है? हिंदी में 1929 में प्रकाशित पंडित पद्म सिंह शर्मा का जो पद्म पराग है, इस रचना से रेखा चित्र विधा का काल या रेखा चित्र जो कला है इसका जन्म माना जाता है। इसके बाद हिंदी रेखा चित्रों ने निरंतर विकास किया। यह नवीन विधा आज बड़ी तीव्रता से विकसित और समृद्ध हो रही है, और उम्मीद करते हैं कि इसका भविष्य और भी अधिक उज्जवल है। अब बात करते हैं संस्मरण। इसमें किसी विशेष व्यक्ति अथवा स्थान की विशेषताओं को इस ढंग से प्रस्तुत किया जाता है कि वह अपने आप में एक छोटी सी इकाई बन जाती है। इसमें कहानी, व्यंग्य विनोद, वर्ण विवरण और रेखाचित्र आदि का मिश्रण भी रहता है। यह व्यक्ति अथवा स्थान के गहरे संपर्क के आधार पर ही लिखा जाता है।
संस्मरण के मूल में अतीत की स्मृतियाँ होती हैं। बहुत बढ़िया विशेषता है कि संस्मरण के मूल में अतीत की स्मृतियाँ होती है। मतलब संस्मरण शब्द का ये अर्थ यह है कि पुनः याद करके लिखना, जो व्यक्तिगत गहन संपर्क का परिणाम होती है। संस्मरण लेखक केवल महत्वपूर्ण बातों को ही ग्रहण नहीं करता, अपितु वह अपनी इन यादों में छोटी छोटी घटना को लेकर सूक्ष्मता के साथ अंकित करता है। लेखक को तटस्थ किंतु सहानुभूतिपूर्ण वृत्ति या सोच रखनी चाहिए। सूक्ष्म विश्लेषण, सजीव चित्रण शक्ति, सहानुभूतिपूर्ण हृदय और सहज स्वाभाविकता संस्मरण के आवश्यक गुण हैं। तो संस्मरण के आवश्यक गुण कौन कौन से हैं? हिंदी में संस्मरण विधा का उद्भव और विकास रेखा चित्र के साथ ही हुआ है। हिंदी में प्रसिद्ध साहित्यकारों और महापुरुषों से संबंधित अनेक संस्मरण लिखे गए, किंतु समाज के अनिवार्य अंग और निम्न वर्ग के व्यक्तियों के संस्मरणों का भी विशेष महत्व है। हिंदी का संस्मरण साहित्य अपने विविध रंगों और साज सज्जाओं से आज समृद्ध होता जा रहा है। अब है आत्मकथा। आत्मकथा जीवनी का ही एक प्रकार है। आत्मकथा और जीवनी में क्या अंतर है? यही अंतर है कि आत्मकथा लेखक स्वयं अपने बारे में लिखता है तो वह आत्मकथा है, और जब लेखक किसी अन्य पुरुष के बारे में लिखता है, अन्य महान व्यक्तित्व के चरित्र को उजागर करता है, तो वह होती है जीवनी, जिसमें लेखक स्वयं अपने बीते हुए जीवन का सिंहावलोकन करता है, मतलब बहुत गहराई से उसको देखता है और एक व्यापक पृष्ठभूमि में अपने जीवन का महत्व दिखलाता है। आत्मकथा का उद्देश्य आत्मांकन यानी अपने खुद के अंकन द्वारा आत्म परिष्कार और आत्मोन्नति यानी आत्मोन्नति अपनी उन्नति करना होता है। तो ये आत्मकथा का उद्देश्य है। लेखक के अनुभवों का लाभ अन्य लोग भी उठा सकते हैं। इसमें लेखक अपने जीवन पर जो प्रकाश डालता है उसमें उस समय की मानसिक संरचना का भी उसके जीवन के माध्यम से बोध हो जाता है कि उस समय का काल कैसा रहा, उस समय की परिस्थिति कैसी रही, उस समय की संस्कृति कैसी थी। आत्मकथा लेखन में अनेक खतरे हैं। आत्मकथा लेखन में क्या खतरे हैं? लेखक को आत्मशलाघा यानी अपनी प्रशंसा, झूठी प्रशंसा से बचना चाहिए और आत्मसंकोच से भी बचना चाहिए कि ऐसा न हो कि लेखक संकोच के कारण कोई बात नहीं कहे, तो उसे बेझिझक बात कहनी चाहिए और ज़्यादा अपनी प्रशंसा भी नहीं करनी चाहिए। दोषों के उद्घाटन में जहाँ आत्मसंकोच की प्रवृत्ति बाधक होती है, पता नहीं चलता, जब आत्मसंकोच के कारण लेखक कुछ ऐसी बातें हैं उसको छुपा लेता है तो उसके कारण क्या होता है, उसके दोष है वो लोगों को पता नहीं लगते। वहीं अपनी प्रशंसा की प्रवृत्ति के कारण जो आत्मकथा है वह अरुचिकर बन जाती है। तटस्थ रहकर आत्मकथा लेखक को अपने गुण दोषों को प्रकट करना चाहिए। हिंदी में प्राचीन काल से आत्मकथा लेखन की प्रवृत्ति प्रचलित है। आधुनिक काल में भारतेंदु हरिश्चंद्र ने आत्मकथा लिखी थी। कालांतर में यानी उसके बाद अनेक कलात्मक और मनोवैज्ञानिक आत्मकथाएं लिखी गई, जिनमें स्वाभाविकता, सत्यवादिता और निष्कपट आत्म प्रकाशन के प्रमुख गुण हैं। तो एक आत्मकथा के प्रमुख गुण हैं स्वाभाविकता, सत्यवादिता और निष्कपट आत्म प्रकाशन। अब पढ़ते हैं यात्रा वर्णन क्या है। यात्रा वर्णन जैसा कि शब्द से पता है, जो लेखक यात्रा करता है और वहाँ का जो प्राकृतिक परिवेश है, वहाँ का जो दृश्य है, उसको शब्दों में बांधता है, तो वह यात्रा वर्णन है। यात्रा मानव की एक मूल प्रवृत्ति है। ऋतु परिवर्तन, स्थानों की विविधता, प्रकृति सौंदर्य का आकर्षण मानव के मन में उल्लास पैदा करते हैं और इसी उल्लास की भावना से प्रेरित होकर वह यात्रा के लिए निकल पड़ता है। जब कोई साहित्यिक मनोवृत्ति वाला व्यक्ति अपनी मुक्त अभिव्यक्ति को शब्दबद्ध करता है तो उसे यात्रा साहित्य या यात्रा वर्णन कहते हैं। माना कोई यात्री या कोई साहित्यिक मनोवृत्ति वाला व्यक्ति यात्रा पर निकल पड़ता है, वह किस किस जगह क्या क्या देखता है और जो देखता है उसको वह शब्दबद्ध कर लेता है, तो वह साहित्य यात्रा वर्णन कहलाता है। हमारे देश में यात्री तो अनेकानेक हुए, किंतु यात्रा वर्णनों में शब्दबद्ध करने की और ध्यान आधुनिक काल में ही गया, इसलिए यात्रा वर्णन आधुनिक गद्य विधा है।
अन्य गद्य विधाओं की भांति यह विधा भी पाश्चात्य संपर्क का परिणाम है। इसमें लेखक उन्हीं क्षणों का वर्णन करता है जिनको वह अनुभूत सत्य के रूप में ग्रहण करता है। वह अपने वर्णन में संवेदनशील होकर भी निरपेक्ष रहता है। अधिकतर यात्रा वर्ण संस्मरणात्मक साहित्य होता है। हिंदी में भारतेंदु काल में इसका प्रारंभ हुआ था। युग बोध और भावबोध के परिवर्तन के साथ यात्रा दृष्टि में भी अंतर आ ही जाता है। रिपोर्ताज रिपोर्ताज मूलतः फ्रेंच भाषा का फ्रांसीसी भाषा का शब्द है। ये शब्द कब आया? दूसरे महायुद्ध के दौरान इसका सर्वप्रथम प्रयोग हुआ। दूसरे विश्व युद्ध में किसी घटना को उसके वास्तविक रूप में प्रस्तुत कर देना रिपोर्ट कहलाता है। ये हम अंग्रेजी में पढ़ते हैं कि जैसा घटित हुआ उसका वर्णन, लेकिन उसी को जब साहित्यिक सहरसता और कलात्मकता के साथ प्रस्तुत किया जाता है तो उसे रिपोर्ताज कहते हैं। यह रोचक पत्रकारिता का अंग है। समाचार पत्रों की लिखी गई रिपोर्ट की तरह यह भी तथ्यपरक होता है, मतलब बिल्कुल सही होता है, बिल्कुल तात्कालिक यानी बिल्कुल तुरंत के समय का होता है और वस्तुनिष्ठ साहित्य विधा है। यह आंसू कविता की भांति तुरंत और बिना किसी पूर्व तैयारी के लिखा जाता है। इसमें कल्पना के लिए अवकाश नहीं है, यानी कल्पना का इसमें प्रयोग नहीं होता। लेखक कथ्य और तथ्य के प्रति सामूहिक प्रतिक्रिया को शब्दबद्ध कर देता है। रोचकता, उत्सुकता, साहित्यिकता और कलात्मकता एक उत्तम रिपोर्ताज के आवश्यक गुण हैं। हिंदी में यह नवीन गद्य विधा अभी विकास की ओर बढ़ रही है। यह विकास आधुनिक युग में तीव्रता से हो रहा है। दूसरा महायुद्ध, आज़ाद हिंद सेना का निर्माण और बंगाल का अकाल आदि के कारण हिंदी में इस गद्य विधा का प्रादुर्भाव बताया जाता है। मतलब इसका विकास क्यों हुआ, इसके मूल में कौन कौन सी परिस्थितियाँ थी। तो दूसरा विश्व युद्ध, आज़ाद हिंद सेना का निर्माण, बंगाल का काल है, इनके कारण हिंदी गद्य में इस विधा का जन्म हुआ। अब देखते हैं साक्षात्कार क्या है। साक्षात्कार को अंग्रेजी में इंटरव्यू भी कहा जाता है। तो इस विधा के उद्भव का कारण पश्चिमी देशों की व्यक्ति स्वातंत्र्य और व्यक्ति की महत्ता की स्वीकृति है। वैसे तो सभी देश कालों में व्यक्ति विशेष का स्थान महत्वपूर्ण रहा है, किंतु आधुनिक काल में साधारण मानव के व्यक्तित्व भी अभिव्यक्ति और आत्मानुभूति के प्रकाशन का विशेष अवसर देते हैं। इसमें लेखक किसी व्यक्ति से कुछ प्रश्न पूछकर उसके उत्तर पाता है और उन्हें लिखित रूप में प्रकाशित करता है। साक्षात्कार लेने वाला साक्षात्कार देने वाले की परिस्थिति, भावभंगिमा और व्यवहार से कुछ उपयोगी निष्कर्ष भी निकालता है, और निष्कर्ष ऐसे होने चाहिए जिसमें साक्षात्कार देने वाले के स्वभाव की किसी विशेषता का पता चलता हो और जिन्हें वह खुद भी स्वीकार करता हो। हिंदी में साक्षात्कार विधा अंग्रेजी के प्रभाव से आई। इसका सूत्रपात कब से हुआ, इस संबंध में विद्वानों में मतभेद है। संवाद, बातचीत, भेंट आदि नामों से भी इसे जाना जाता है, किंतु एक साहित्य विधा के रूप में साक्षात्कार का प्रारंभ 1952 से माना जाता है, और वह है डॉक्टर पद्म सिंह शर्मा का कमलेश नामक ग्रंथ। उन्होंने हिंदी के समकालीन श्रेष्ठ साहित्यकारों से साक्षात्कार लेकर यह मौलिक कार्य किया। अब अगली हिंदी की गद्य विधा है हास्य व्यंग्य। हास्य व्यंग्य क्या है? जैसा हंसना और व्यंग्य करना। इस विधा का क्षेत्र बड़ा व्यापक और विस्तृत है। सामाजिक और राजनीतिक जीवन के प्रत्येक अंग की विसंगतियों को अपने व्यंग्य और हास्य का लक्ष्य बनाना लेखक का उद्देश्य रहता है। इसमें उसके संबंधित समय है, उसकी सामाजिक जीवन में व्याप्त जो भ्रष्टाचार है, जो दिखावा है, जो अवसरवादिता है, अंधविश्वास इत्यादि बुरी जो प्रवृत्तियां हैं उस पर और विसंगतियों पर प्रहार करते हुए उसमें परिहास और व्यंग्य के रूप में अभिव्यक्त करना होता है। इसकी विशेषता यह है कि इस हास्य व्यंग्य के पीछे विसंगतियों के परिशोधन का एकमात्र दृष्टिकोण रहता है। मतलब जो विसंगतियां उनमें सुधार होना चाहिए। इस प्रकार की रचनाओं में शब्दों का अभिधार्थ कुछ और होता है और व्यंग्यार्थ कुछ और होता है। मतलब लेखक है वो कहना कुछ और चाहता है और कहता कुछ और है। यह व्यंग्यार्थ ही इसका वास्तविक अर्थ होता है। मतलब अभिध्यार्थ ये इसका वास्तविक अर्थ नहीं होता, इसका वास्तविक अर्थ होता है व्यंग्यार्थ। इस अर्थ में एक विशेष पैनापन और
चुटिलापन होता है जो पाठक के मन में कटुता से रहित और संस्कार युक्त एक मीठी गुदगुदी उत्पन्न करता है। मनोरंजन इसकी प्रधान विशेषता है। हास्य व्यंग्य की हिंदी में भारतेंदु युग से ही शिष्ट हास्य व्यंग्य विधा का प्रारंभ हुआ है, किंतु वर्तमान युग में इसने इतनी विशेष उन्नति की है। आधुनिक हिंदी के सफल व्यंग्य लेखकों में हरिशंकर परसाई का सर्वोच्च स्थान है। अब है गद्य काव्य क्या है। देखिए, शब्द देखने से ही लगता है गद्य और काव्य है ना, कितना अजीब। गद्य काव्य मतलब छंद बंधन रहित, इतिवृत्तहीन ऐसी भावपूर्ण और कलात्मक रचना को गद्य काव्य कहते हैं, जिसमें बुद्धि तत्व को विशेष महत्व नहीं दिया जाता। तो बुद्धि तत्व को विशेष महत्व दिया जाता है किसमें? गद्य में। लेकिन गद्य काव्य में बुद्धि तत्व को विशेषता नहीं दी जाती। गद्य काव्य आधुनिक युग की एक महत्वपूर्ण और पुष्ट यानी मजबूत विधा है। इसमें एक ही केंद्रीय भाव की प्रधानता रहती है। एक ही सांद्र अनुभूति या केंद्रीय भाव की प्रधानता के कारण गद्य काव्य का आकार भी छोटा होता है। इस कारण बाह्य रूप भी इसका गद्य की अपेक्षा अधिक लययुक्त, अलंकृत और सधा हुआ होता है। रविंद्रनाथ ठाकुर की गीतांजलि इसका सबसे श्रेष्ठ उदाहरण है। व्यक्तिक आत्मनिष्ठता, तीव्र भावात्मकता, अंतर्निहित ध्वनि संगीत, भाव संकलन और गीति के लिए अपेक्षित भाव विकास इसकी प्रमुख विशेषताएं। यूं इसके सूत्र वेद उपनिषद में खोजे जा सकते हैं, किंतु आधुनिक काल में जो मुद्रण की सुविधा और बौद्धिकता के विकास के साथ गद्य काव्य का भी सूत्रपात हुआ है। हिंदी में भारतेंदु युग में ही इस विधा का प्रवर्तन हो गया था, मतलब शुरुआत हो गई थी, और आज ये विधा भी पर्याप्त उन्नत हो गई है। अब बात करते हैं फीचर की, यानी पाश्चात्य प्रभाव से ही फीचर हिंदी में आया है। तो पाश्चात्य प्रभाव से आई हुई यह एक नई साहित्य विधा है। यथा तथ्य मतलब जैसी बात वैसा ही लिखना। यथा तथ्य सूचनाओं पर आधारित रचना को फीचर कहा जाता है। यथा तथ्य सूचनाओं पर आधारित रचना को फीचर कहा जा सकता है। हिंदी में इसे रूपक भी कहा जा सकता है, यानी फीचर का दूसरा नाम हिंदी में बात करें तो वह है रूपक। इसमें रूपक की भांति ही दो कथाएं साथ साथ चलती है। जिस प्रकार रूपक में दो कथाएं साथ चलती है, उसी प्रकार फीचर में भी दो कथाएं साथ साथ चलती है। जिस प्रकार रूपक कथा में प्रस्तुत कथा के अतिरिक्त एक अन्य अप्रस्तुत कथा भी समाहित होती है, उसी प्रकार फीचर में भी किसी स्थान के वर्णन के साथ साथ एक अतिरिक्त कथा को भी प्रस्तुत किया जाता है। इसमें लेखक का उद्देश्य केवल स्थान का परिचय देना मात्र नहीं होता, किंतु उसके माध्यम से उस स्थान के व्यक्तित्व को समग्र रूप से उद्घाटित करना होता है। रूपक कथा काव्य की भांति फीचर भी पाठक को एक साथ दो रूपों में प्रभावित करता है। इसमें सब प्रकार की वास्तविकताओं का नाट्यकृत रूप उपस्थित किया जाता है। हिंदी में इस विधा का आरंभ हुए अभी 2-3 दशक ही हुए हैं। अभी तो पत्र पत्रिकाओं के स्तंभों से ही कलात्मक फीचर प्रकाशित होते रहे हैं। आशा है शीघ्र ही यह नई गद्य विधा भी हिंदी साहित्य में अपना स्थान सुरक्षित कर लेगी या अपना समुचित स्थान बना लेगी। तो प्रिय विद्यार्थियों, यह था ये पाठ जिसमें हमने हिंदी गद्य की विकास यात्रा पढ़ी और हिंदी गद्य की विभिन्न रचनाएं हैं उनका सामान्य परिचय प्राप्त किया। तो इसके अंतर्गत कहानी और उपन्यास में अंतर पूछा जा सकता है, संस्मरण और रेखा चित्र में अंतर पूछा जा सकता है, आत्मकथा और जीवनी में अंतर पूछा जा सकता है, या फिर फीचर और रूपक क्या है इनमें अंतर पूछा जा सकता है। तो इस प्रकार के प्रश्न बनेंगे। जिस प्रकार यात्रा वर्ण क्या है और प्रमुख यात्रा वृत्त लेख कौन कौन हुए, तो इनके बारे में प्रश्न बन सकता है। तो मैंने यथासंभव कोशिश की कि इस संपूर्ण प्रकरण को आपकी सही ढंग से समझ में आए, इसलिए मैंने इस पाठ को यहाँ पे प्रस्तुत किया। उम्मीद करता हूँ ये मेरा प्रस्तुतिकरण है वो आपको पसंद आया होगा। यदि आपको यह प्रस्तुतिकरण पसंद आया है तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय दें। इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक, शेयर
और सब्सक्राइब करके अपने इस यूट्यूब चैनल परिवार को और अधिक विस्तार दें। मिलेंगे किसी और नए अध्याय के साथ। तब तक धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।